जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 15 नीलकंठ। ये एक रेखा चित्र है। नीलकंठ पाठ 15। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में बता देती हूँ कि लेखिका जो महादेवी वर्मा जी हैं, इन्होंने प्रस्तुत पाठ में नीलकंठ व राधा नामक एक मोर और मोरनी के जोड़े में कुब्जा नामक एक मोरनी के आ जाने से मची उथल पुथल का सुंदर चित्रण किया है। तो नीलकंठ और राधा नाम के मोर मोरनी का जोड़ा है और उसमें एक कुब्जा नाम की एक और मोरनी आ जाती है। उससे उनके नीलकंठ और राधा के जीवन में उथल पुथल मच जाता है। तो उसका इस पाठ में चित्रण किया है लेखिका ने। लेखिका ये भी बताती हैं इस पाठ में कि इन तीनों पक्षियों ने उन्हें पक्षियों में पाई जाने वाली स्वभावों की विभिन्नता जो होती है ना, तो उसका बड़ा अनूठा ही ज्ञान दिया है और जो कि उनके लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। कि लेखिका बताती हैं कि उन्होंने पक्षियों में जो विशेषता पाई जाती है ना, स्वभाव की विभिन्नता या विशेषता, तो वो उसके बारे में भी इस पाठ में परिचय लेखिका को मिला है और उन्होंने सबको बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ। महादेवी वर्मा जी इसकी लेखिका हैं। पहला यहाँ से शुरू होता है। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। ठीक है ना, लेखिका किसी मेहमान को स्टेशन पर छोड़कर आई थी, रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ से वापस आते समय उन्हें जहाँ पर चिड़िया और खरगोश मिलते हैं दुकान, ठीक है ना, जहाँ पर चिड़िया और खरगोश मिलते हैं उस दुकान का उन्हें ध्यान आया और ड्राइवर को उसी ओर गाड़ी मोड़ने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। ठीक है, फिर आगे कह रही हैं, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अब जो दुकान थी उसमें कौन बैठते थे? बड़े मियाँ की दुकान थी और जैसे ही दुकान पास आई तो उन्होंने ड्राइवर को रोक दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। अब वो जब दुकान पर पहुंची तो वो कह रही हैं कि मेरे कुछ कहने से पहले ही बड़े मियाँ ने बोलना शुरू कर दिया कि सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था कि जब पहले आप आई थी तो आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। कि शंकरगढ़ एक जगह है और वहाँ से एक चिड़ीमार जो चिड़ियों को पकड़ता है वो मोर के 2 बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी है, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, आखिर मेरे सीने में भी तो ये कह रहे हैं जो मियाँ हैं, बड़े मियाँ हैं दुकानदार, जो पक्षियों को बेचते हैं, पक्षियों को बेचने की दुकान है उनकी। खरगोश, चिड़िया, तरह तरह के उनके पास पशु पक्षी हैं। तो वो कह रहे हैं कि शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार चिड़ियों को पकड़ कर लाया था। वो 2 हैं, कौन कौन? मोर है और एक मोरनी है, आप इन्हें ले जाइए। मोर के पंजों से दवाई बनाई जाती है, तो इन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं कि इनके पंजों को तोड़कर उनसे दवाई बनाएंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि मोर जो है मर जाता है अगर पंजे उनके तोड़ दिए जाएं तो, या घायल हो जाता है, घायल होकर फिर धीरे धीरे वो मर जाता है। तो जो दुकानदार हैं बड़े मियाँ कह रहे हैं कि आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं, वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ठीक है ना, तो वो बड़े मियाँ गुरुजी माने महादेवी वर्मा जी को बताते जा रहे हैं कि इस तरह से बात है, बोलते ही जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि मासूम चिड़ियों को मारने के लिए क्यों दूं मैं, और मैंने कह दिया कि मैंने गुरुजी के लिए मंगवाए हैं, और ये कमबख्त, ये रोज़गार मतलब ये व्यापार ही ऐसा है, इसमें बस चिड़ियों को पकड़ो और मारो मार देते हैं, पकड़ो और मारते हैं, पकड़ कर मार देते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। माने वो बोलना जब उन्होंने शुरू किया तो वो उनकी तूफान मेल जो बोलते जा रहे थे, महादेवी वर्मा जी वहाँ खड़ी थी, उन्हें तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे।
तो वो कह रही हैं कि बड़े मियाँ की जो तूफ़ान मेल है वो निश्चित स्टेशन नहीं है उसका, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। जब सामने वाला उन्हें टोक दे, बीच में कोई बात करना शुरू कर दे, तभी वो रुकते हैं, नहीं तो वो बोलते ही चले जाते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? ठीक है। अब बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तार का एक छोटा सा पिंजरा था, उसमें तीतर जैसे, तीतर भी एक पक्षी है ना, तो वो उस पक्षी तीतर के जैसे लग रहे थे। तीतर एक कबूतर के जैसा पक्षी होता है, तो उस तीतर के जैसे लग रहे थे वो छोटे छोटे से बच्चे, बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए बच्चे थे वो, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि पिंजरा इतना संकीर्ण था, संकीर्ण मतलब बहुत छोटा, बहुत ही नैरो, ठीक है ना, संकीर्ण था बहुत ही वो पिंजरा। तो वो कह रहे हैं, महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी बड़े चित्र जैसे लग रहे थे। जो पक्षी शावक, शावक कहते हैं बच्चों को, है ना, तो पक्षी के जो शावक, पक्षी के जो बच्चे थे वो, माने मोर मोरनी के बच्चे थे वो, तो वो बिल्कुल जाली में गोल, जाली का एक गोल फ्रेम था, उसमें चित्र जैसे दिखाई दे रहे थे कि किसी किन्हीं बच्चों का चित्र है, जिंदा नहीं लग रहे थे वो देखने से, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत छोटा सा था, उसमें बैठा रखे थे, तो वो ना तो हिल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। तो आगे क्या कह रहे हैं, मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं, मुझसे 30 रुपये लिए हैं। बारहा कहा, भाई जरा सोच लो, सोच तो अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा, आपका ख्याल करके उछता पछता कर देना ही पड़ा, अब आप जो मुनासिब समझें, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि जो दुकानदार है कह रहा है कि मैंने उससे कसम खाकर कह रहे हैं कि ईमान कसम गुरुजी, उस चिड़ी मार से मैंने इन मोर के जोड़ों को 30 रुपये में ख़रीदा है, ठीक है ना। और मेरे 12 कहा, मतलब बार बार कहने पर भी उसने ज़रा सा भी नहीं सोचा। और मैं उससे मैंने ये भी कहा कि इनमें मोर जैसी कोई खासियत तो अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्या पता तू सचमुच ही तीतर के बच्चे ही पकड़ लाया है और मोर के बच्चे कहकर मुझे बेच रहा है। तो इतनी बड़ी कीमत मैंने आपके लिए ही दी है। और वो मतलब उसने कम नहीं किए पैसे, वो मुंजी माना नहीं, पैसे उसने बिल्कुल भी कम नहीं किए, ठीक है ना। तो आगे कह रहे हैं कि अस्ता कर मैंने यही पैसे उसे दे दिए। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है, ठीक है ना। तो अब वो कह रही हैं कि क्या हुआ, 30 तो उस चिड़ीमार के, क्योंकि उसने चिड़ीमार से 30 रुपये में खरीदे थे वो बच्चे, और 5 रुपये बड़े मियाँ के ईमान के, और बढ़ाकर तो 35 रुपये में उन्होंने उन दोनों पक्षियों को खरीद लिया। और वो कह रही हैं कि जब मैंने उन पिंजरे को कार में रखा, जैसे क्योंकि वहाँ से उठा कर रखा तो वो हिला पिंजरा, तो उससे क्या हुआ, दोनों छटपटाने लगे, पक्षी शावक माने बच्चे, पक्षी के बच्चे जो थे वो छटपटाने लगे कि जब पिंजरा हिला तो वो हिलने डुलने लगे। तब उन्हें लगा कि हाँ ये सजीव हैं, जिंदा हैं, सजीव हैं, मतलब कि पिंजरे में ये दोनों सजीव हैं और उड़ने योग्य हो गया है कि अब ये पिंजरे को उड़ा कर ही ले जाएंगे, क्योंकि वो डर गए थे और इतना ज़ोर से हिल रहे थे कि वो पिंजरे को ही उड़ा कर ले जाएंगे। कह रहे हैं, घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं। जब वो अपने घर पहुंची तो जो भी उनके घर में लोग थे सब कहने लगे कि ये तो तीतर के बच्चे हैं, मोर कहकर ठग लिया है, ठीक है ना। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। तो वो जो है चिड़ीमार दुकानदार, वो बार बार क्या कहता है, महादेवी वर्मा को कोई पक्षी का नाम बताकर और उन्हें कोई और पक्षी दे देता था। तो इस मतलब वो ठगी जाती थी बार बार उससे। तो क्या था कि इसीलिए घर वाले सब
उसे यही कह रहे थे कि इस बार भी तुम्हें ठग लिया है। तो बार बार ठगे जाने के कारण और इस बार भी मुझे लगा कि मैं ठगी गई हूँ, तो वो चिढ़ गई, बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। अब प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं तो पक्षी ही, कि मोर के कोई अभी से ही पंख थोड़ा निकल आएंगे, पक्षी हैं तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। ठीक है ना, वो ज़्यादा चिढ़ गई और उन पक्षियों की ज़्यादा देखभाल करने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। अब उन्होंने जहाँ पर वो बैठकर पढ़ाई करती थी उस पढ़ने लिखने के कमरे में उनको रखा, उन दोनों पक्षियों को उन्होंने पिंजरे को रख दिया। और फिर वहाँ पर 2 कटोरों में उन्होंने क्या करा, सत्तू खाने का आटे जैसी चीज़ होती है, तो उसकी 2 छोटी छोटी गोलियां बनाकर उन्होंने उन कटोरों में रखी और पानी भी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। और वो पिंजरा खोल दिया उन्होंने कि खा लेंगे, और तो वो चूहे जैसे ही बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो पिंजरे से निकलकर कमरे में वो खो गए, मैंने दिखाई ही नहीं दिए क्योंकि बहुत छोटे थे बच्चे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इसी लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। ठीक है ना, अंत में लुका छुपी होती रही, कभी मेज के नीचे, कभी कहीं जाकर लास्ट में जब वो पक्षी शाम के समय, रात के समय क्या हुआ, उन्होंने कि एक रद्दी कागजों की टोकरी रखी थी, क्योंकि उस कमरे में बैठकर वो पढ़ाई करती थी, तो वहाँ पर एक कागजों जिसमें जो ख़राब हो जाते थे कागज़, तो वो उसमें फेंक देती थी, एक तरह से डस्टबिन कहा जाएगा। तो वो रद्दी कागजों की जो टोकरी थी उसमें उन्होंने बसेरा बना लिया, माने उसमें वो रात को आ जाते थे, माने सोने के लिए आ जाते थे, कि बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। ठीक है ना, कि मतलब गुप्तवास मतलब दिन में तो वो दिखाई नहीं देते थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, और कहीं भी टेबल वेबल के नीचे, मेज के नीचे, कुर्सी के नीचे चले जाते थे तो दिखाई नहीं देते थे, मतलब गुप्तवास करते रहे। ठीक है, उन्हें ढूंढ नहीं पाते थे, इसलिए गुप्तवास करते थे और रात को टोकरी में प्रकट होते थे मतलब टोकरी में दिखाई देते थे सोते हुए। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक अभिभूत होने लगे। कि अब फिर जब वो थोड़े दिनों में पहचान गए सब चीज़ों को कि मतलब रहने योग्य है ये जगह, रह सकते हैं और कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है, तो वो क्या करते थे, कभी कुर्सी पर, कभी लेखिका के सिर पर आकर बैठ जाते थे, कभी मेज पर आकर दोनों पक्षी जो हैं बैठ जाते थे। अब खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। कि खिड़कियों में तो जाली लगी हुई थी और दरवाज़ा मुझे रोज़ बंद करके रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली है ना, बिल्ली थी लेखिका की, उसका नाम था चित्रा, इन नव आगंतुकों का पता लगा सकती थी। तो नव आगंतुक मतलब कि जो नए बच्चे हैं, नए अभी अभी पैदा हुए हैं ये बच्चे, तो उनका चित्रा जो है बिल्ली उनकी, वो पता लगा सकती थी। ठीक है ना, उसको पता लगता तो वो खा जाती, बिल्ली तो खा जाती है ना छोटे छोटे पक्षियों को। तो वो कह रही हैं कि इनका पता लगा लेती, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। शोध मतलब उसमें अगर वो इन्हें खोज लेती तो फिर उसका क्या परिणाम होता है इन पक्षियों का, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, कि लेकिन वो चूहों को भी नहीं मारती है, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। ठीक है ना, कि वो कह रही हैं कि क्योंकि मैं सभी पक्षियों से प्यार करती थी, लेकिन नए पक्षी आ जाने से पक्षियों के अंदर भी ऐसा होता है कि अब जो है इन्हें प्यार मिलेगा, तो इसलिए वो जो नए पक्षी नव आगंतुक आए थे उनसे अपरिचित थी, क्योंकि अभी उन्हें जानती नहीं थी, और वो उसे ये लग रहा था कि मेरे अधिकार का हनन किया जाएगा, उसके अधिकार की चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना
सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। ठीक है ना। तो वो कह रही हैं कि क्योंकि वो थोड़ी अभिमानी थी, बिल्ली जो थी, चित्रा जो बिल्ली थी वो थोड़ी अभिमानी थी, और वो उसे ये पसंद नहीं था कि मेरे कमरे को ये दोनों अपना इस वो बना लेंगे कि किसी भी ऐरे गहरे को एकदम से ही लाकर मैं अपने कमरे में रख लूँ। तो वो चित्रा बिल्ली को पसंद नहीं था, इसलिए वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती थी, तो वो कमरे का दरवाज़ा बंद रखती थी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, कायाकल्प मतलब कि शरीर का बदल जाना है ना, कायाकल्प माने कमरा जो है पूरा अस्त व्यस्त हो गया, कहीं बींट कर दी, कहीं पानी गिरा दिया, कहीं कुछ गिरा दिया, तो सारा कमरा जो है चिड़ियाखाने की तरह हो गया। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। तो लेखिका कह रही हैं कि फिर इन दोनों को मैंने पकड़कर, बड़ा जाली घर था जहाँ पर और पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को वो रखती थी। ठीक है ना। तो उसी जाली घर में उन्होंने उन दोनों जोड़े को पहुँचा दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अब जब जैसे ही उन्होंने नए जोड़े को, नए बच्चे थे जो, उन्हें जाली घर में रखा, बड़े जाली घर में, तो वहाँ पर जो और पशु पक्षी थे उसमें कैसा कौतूहल हुआ, मतलब हलचल मच गई, जैसे नए जोड़ा माने वधू माने जैसे नई दुल्हन आती है, नई दुल्हन मतलब शादी करके आते हैं तो सब लोग उन्हें देखते हैं। तो इसी तरह से उन दोनों को जब उन्होंने जाली घर में रखा तो बिल्कुल दूल्हा दुल्हन की तरह ही उनको सब लोग देखने लगे। ठीक है ना। कि आगमन पर परिवार में स्वाभाविक ही है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी, लक्का कबूतर है जो गोल गोल घूमते हैं ना, नाचते हैं, तो वो अपना नाचना छोड़कर और उन्हीं के आगे पीछे दोनों जो पक्षी नए लाई थी वो उनके आगे पीछे गुटरगू करने लगे, घूम घूम कर की गुटरगू की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। अब खरगोश जो थे वो सभ्य सभासदों के समान माने जो बड़े लोग होते हैं उनकी तरह वो बैठकर और उनका निरीक्षण करने लगे, उनको देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। अब वो सफ़ेद खरगोश थे ना, ऊन की गेंद जैसे छोटे छोटे से खरगोश थे, जो बच्चे भी थे उसमें खरगोश के, तो वो क्या करने लगे, उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। अब उन्हें देखने के लिए एक आंख से तोते जो थे, लेखिका ने जो तोते पाले हुए थे वो भी उन दोनों पक्षियों का परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, और क्योंकि नए पक्षियों को रख दिया था मैंने अंदर, तो वहाँ भूचाल आ गया। सारे जो पक्षी थे वो सब उनके आगे पीछे नाचने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा झिल्ली से तितली का बनना, इल्ली से तितली का बनना, इल्ली है ना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे और उनका कायाकल्प मतलब उनका जो शरीर की बनावट थी वो बदलने लगी। कैसे, जैसे कि जो इल्ली होती है, इल्ली से जो तितली बनती है ना, तितली का जो लाइफ वो होता है, जीवन चक्र जो होता है उसका, लाइफ स्टाइल, जीवन चक्र, तो वो उसी तरह से इल्ली से तितली बनने लगे। ठीक है ना। इल्ली से तितली जैसे बनती है उसी तरह से मोर भी बड़े होने लगे। मोर के सिर की कलंगी और संघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। मोर के सिर पर जो कलंगी होती है, ठीक है ना, वो कैसी संघन हो गई और ऊंची तथा चमकीली बन गई। आगे चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। चोंच जो थी अधिक बंकिम और पैनी हो गई, बहुत नुकीली हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ ध्रुति झलकने लगी।
आंखों में नीला नीलापन उनकी आंखों में झलकने लगा। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छावी तरंगें उठने लगी। लंबी जो उनकी ग्रीवा मतलब गर्दन जो लंबी थी उसमें नीली और हरी पट्टियाँ सी उसकी भंगिमा मतलब चित्र सा दिखाई देने लगा। जब धूप छाँव जैसा चित्र उनकी तरंगे सी उसकी गर्दन में दिखाई देने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे और दाएं और बाएं, दक्षिण वाम मतलब दाएं और बाएं तरफ के जो पंख थे उसमें स्लेटी और सफ़ेद रंग के, कैसे स्लेटी है ना, और सफ़ेद रंग के आलेखन स्पष्ट होने लगे कि लाइनें सी दिखाई देने लगी। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। और पूँछ जो है वो लंबी होने लगी, मोर की पूँछ लंबी हो गई और उस पर चंद्रिकाएं, जैसे चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा जैसे, तो वो चंद्रमा के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। चंद्रमा बन गए उसके पंखों पर और उसमें इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग उसके उस चंद्रिकाओं में चंद्रमा के समान जो उसकी पूँछ पर गोल गोल बन रहे थे वो उसमें उद्दीपित में प्रकट आने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। और उसके पैर तो बेकार थे, मतलब रंग रहित थे, माने कोई रंग नहीं था पैरों में, लेकिन गर्वीली गति माने उसकी जो तेज गति थी, जैसे वो जब वो मोर चलता था तो उस गति से उसके पैरों में क्या हुआ, एक नई गरिमा से वो पैर उसके रंजित हो गए, माने सुंदर लगने लगे कि जब वो चलता था तो बहुत अच्छा लगता था चलता हुआ। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि उसका गर्दन ऊंची कर, मोर जो था वो कभी गर्दन ऊंची करके देखता था, कभी क्या करता था, विशेष भंगिमा मतलब चित्र, अलग तरह की मुद्राएं, कभी नीचे अपनी गर्दन को करके दाना चुगता था, कभी पानी पीता था, कभी अपनी गर्दन को टेढ़ी करके क्रियाएं करता था, बातें सुनता था, ठीक है ना। तो ऐसी इतना सुकुमारता और सौंदर्य उसका जो है उसको देखकर ही अनुभव किया जा सकता था, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता था, ठीक है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारी तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छावी गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों में श्याम श्वेत पत्रलेख, मंथन गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। कि मोर के समान मोरनी इतनी सुंदर तो नहीं थी, मोर क्योंकि बहुत सुंदर होता है, मोर के पंख होते हैं और मोर नाचता है, मोरनी के पंख नहीं होते हैं और इतनी सुंदर नहीं होती है, ज़्यादा उसके पंख जो हैं ज़्यादा बड़े नहीं होते मोर की अपेक्षा। तो वो कह रहे हैं कि मोरनी का विकास जो है मोर के समान चमत्कारी तो नहीं था, है ना, कि उसके जैसा जितना सुंदर मोर था उतना सुंदर मोरनी नहीं थी, परंतु लंबी धूप छावी गर्दन, लेकिन उसकी गर्दन भी धूप छावी थी, मतलब उसमें गर्दन में भी हरे नीली पट्टियाँ थी और हवा में लहराती हुई उसकी कलगी भी होती है मोरनी के सिर पर, और पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, उसके कैसी थी, उसके जो पंख थे वो श्याम और श्वेत थे, माने सांवले और सफ़ेद रंग के, काले और सफ़ेद रंग के थे, ठीक है ना। तो मंथन गति माने उसकी गति भी बहुत धीमी थी और वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। लेकिन इतनी सुंदर तो नहीं थी मोर जैसी, लेकिन फिर भी वो उसकी सहचारिणी मतलब उसकी साथ साथ रहने वाली, साथ साथ घूमने वाली, चलने वाली, उसका प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा, ठीक है ना। तो उसकी नीली गर्दन, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी का नाम राधा रखा गया, क्योंकि मोरनी जो है वो हर समय मोर के साथ साथ ही रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया।
मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। क्या वो क्योंकि हर समय तो वहाँ रहती नहीं थी, दाना पानी देने के लिए ही जाती थी, तो वो कह रही हैं कि मुझे यह पता ही नहीं चला कि नीलकंठ कब उनका सेनापति बन गया। जो जितने भी जाली घर में जीव जंतु रहते थे उनका सबसे आगे चलने वाला सेनापति बन गया और उनका संरक्षक मतलब उनकी रक्षा करने वाला भी बन गया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है, कि जहाँ लेखिका दाना डालती थी वहाँ पर क्या करता था, नीलकंठ सबसे आगे चलता था और सब अपने पीछे सारे जीव जंतुओं को लेकर जाता था दाना चुगने के लिए, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। जब वो सभी दाना खाते थे तो उनके आगे पीछे घूम घूम कर सबकी रखवाली करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। ठीक है ना, अगर कोई गड़बड़ करता था कि खाने पे लड़ाई कर रहे हैं या नहीं खा रहे हैं तो वो क्या करता था, उन्हें दंड भी देता था। चंचू प्रहार मतलब उसके जो चोंच से प्रहार करता था। ठीक है ना, नीलकंठ जो है अपनी चोंच से प्रहार करता था, उन्हें उनको दंड देता था, उनके ऊपर आक्रमण करता था। प्रहार करना मतलब आक्रमण करना। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था। जो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें तो मोर अपनी चोंच से पकड़कर कान से उनके कान पकड़कर और ऊपर उठा लेता था, और तब तक वे आंत्र क्रदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। मतलब जब तक कि वो जो बच्चे हैं बहुत दुखी होकर रोने नहीं लगते थे। आंत्र क्रदन मतलब रोना, क्रंदन रोना है ना, तो वो कि बहुत दुखी होकर जब रोने नहीं लगते थे ज़्यादा तेज तब तक वो उन्हें ऊपर ही लटका कर रखता था नीलकंठ। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। अब उसकी चोंच क्योंकि नुकीली थी तो वो जब उन्हें ऊपर लटका कर रखता था वो चोंच से उनके खरगोश के बच्चों के कानों में छेद हो जाते थे। तो कान तो बहुत नाजुक होते ही हैं ना, तो उसमें छेद हो जाते थे, तो कह रहे हैं कर्णवेध संस्कार। ठीक है ना, ये एक इंसानों में भी होता है ना, कान छेदे जाते हैं छोटे बच्चे के, तो वो इसी तरह से खरगोश के बच्चों के कान भी छिद जाते थे उसकी चोंच से। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। ठीक है ना, दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था, कि जब वो दंड भी देता था लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करता था। उन सारे जीव जंतुओं से नीलकंठ प्यार भी बहुत करता था। प्रायः वो मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और संघन पंखों में छुआल सा खेलते रहते थे। ठीक है ना, कि जब वो क्या करता था, दंड भी देता था लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करता था, और उन अपने पंखों को वो मिट्टी में फैलाकर बैठ जाता था और सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु थे सब उसके पंखों में छुआछूल का मतलब छुप छुप कर खेलते थे सारे जीव जंतु। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जालीघर के भीतर पहुंच गया। वो खेल रहे थे और जालीघर में किसी दिन एक सांप घुस गया, जो जहाँ पर जीव जंतुओं को रखा था लेखिका ने। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। ठीक है ना, ये देखो आपको चित्र दिख रहा होगा। तो अब क्या हुआ कि सारे और जो जीव जंतु थे भाग गए, लेकिन एक खरगोश का छोटा सा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। निगलना चाह रहा था सांप, तो खरगोश के बच्चे का आधा शरीर पिछला भाग उसने अपने मुंह में ले लिया था सांप ने। उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। अब क्योंकि छोटा बच्चा था तो उस डर गया था, और आधा शरीर जो पिछला हिस्सा था वो सांप के मुंह में था, और वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था छोटा सा बच्चा। ची ची का स्वर मतलब ची ची की आवाज़ भी उसकी तीव्र मतलब तेज नहीं थी, तेजी से नहीं निकल पा रही थी जो कोई उसे सुन पाता। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। ठीक है ना, नीलकंठ ने उस खरगोश का स्वर सुन लिया, और वो ऊपर झूले में सो रहा था, और वहाँ से उसने क्या करा, अपने पंखों को समेटा, क्योंकि उसके पंख बहुत बड़े बड़े थे, तो उनको समेट कर और सर से मतलब एक ही झटके में कूद कर वो नीचे आ गया।
संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। अब वो उसे ये भी पता था कि सांप ने खरगोश का पिछला हिस्सा अपने मुंह में ले रखा है और अगर मैं इसके फन पर चोंच से वार करूँगा तो खरगोश को भी चोट लग सकती है, ठीक है ना। तो उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वो अधमरा हो गया। अब उसने पहले अपने पंजों से उसकी गर्दन को पकड़ लिया, सांप की गर्दन को पकड़ लिया, और फिर उसने अपनी चोंच से उसके फन पर प्रहार किए, मतलब आक्रमण किया, जिससे सांप जो है अधमरा हो गया, ठीक है, आधा मरा हुआ के समान हो गया। और उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा, उसकी पकड़ ढीली हो गई, ठीक है ना। और खरगोश का बच्चा जो उसने सांप ने मुंह में ले रखा था, मुख से निकल तो आया परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, कि क्योंकि वो बेहोश सा हो गया था। सांप ने डंक मार लिया था उसे, तो थोड़ा सा जहर गया होगा, तो उसने मुख से बाहर तो निकल आया बच्चा, लेकिन वो वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। राधा जो है नीलकंठ के पास नहीं गई, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। केका, मंद केका मतलब जो मोर बोलते हैं, मोर की जो आवाज़ होती है उसे केका बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो राधा थी मोरनी, अब उसने मोर की सहायता तो नहीं की, लेकिन उसने अपनी धीरे धीरे आवाज़ में शोर मचाना शुरू करा, जिससे सभी को पता चल गया कि कोई कुछ असाधारण घटना, मतलब कुछ तो हुआ है यहाँ पर। और सब और उसने इस सूचना को प्रसारित कर दिया कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पर, जल्दी से सब आ जाओ। तो सब वहाँ पर पहुँच गए। माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था, मतलब नीलकंठ ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, खंड करना मतलब 2 टुकड़े कर दिए थे, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, ठीक है ना। उसको उष्णता मतलब गर्मी देता रहा। उस खरगोश के बच्चे को अपने पंख के नीचे छुपा कर रखा, उसने दबा कर रखा नीलकंठ ने। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर लेखिका कह रही है कि जो भगवान शिव थे, उनके पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश जी। तो कार्तिकेय जी ने युद्ध के लिए, कार्तिकेय जी का जो वाहन था वो मयूर था, मयूर मतलब मोर था। तो वो कह रही हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है, कि उनकी समझ में आ गया कि कार्तिकेय जी ने इसे युद्ध वाहन के रूप में क्यों चुना होगा। तो मयूर कला प्रेमी वीर पक्षी है। मयूर जो है, मयूर मतलब मोर जो है कला का प्रेमी होता है और वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, कि वो खाली हिंसा ही नहीं करता है, वो कला का प्रेमी भी है और वीर भी है। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है, ठीक है ना। तो वो हिंसक तो है मोर, दूसरे जीव जंतुओं को भी खाता है, लेकिन वो कला का प्रेमी भी है, सबसे प्रेम भी करता है, इसलिए उसे बाज और चील की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। उसका जीवन ही क्रूर कर्म नहीं है। जिनका बाज और चील जो है वो ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरे पशु पक्षियों को खाते हैं, खाली उनका क्रूर कर्म है, माने वो सिर्फ हिंसा करते हैं। मोर ऐसा नहीं है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषता तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था, कि उसकी जो मोर में जैसी जैसी विशेषता होनी चाहिए सब थी, जातिगत विशेषता मतलब जैसी जैसी बातें होनी चाहिए वो सब थी, लेकिन उसका मानवीकरण माने मनुष्य जैसे गुण भी उसके अंदर आ गए थे। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था, ठीक है ना। कि अपने पंखों को मंडलाकार मतलब गोल घुमाकर वो नाचता था, इंद्रधनुषी गुच्छे के समान उसके पंख लगते थे, और जब वो नाचता था तो उसके नाचने में लय और ताल के साथ ही सहजता थी। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। माने जब भी वो संगीत चलाती थी, म्यूज़िक बजाती थी, तो उस पर वो, या जब बादल गिराते थे, बादल
पानी बरसने वाला होता था, बारिश होने वाली होती थी, तो बादलों की गड़गड़ाहट जो होती थी उसको भी सुनकर वो बहुत उसकी मतलब जैसे ही जहाँ गड़गड़ाहट हो रही है, जहाँ रुक रही है, सबको पहचान कर वो बिल्कुल उसी लय ताल में रुक कर ठहर कर अपने मतलब नाचता रहता था। और बहुत मतलब सहजता से कि कहाँ उसे रुकना है, कहाँ उसे तेज़ तेज़ नाचना है, सब उसको पता चलने लगा था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। राधा जो है, क्योंकि उसके पंख नहीं होते मोरनी के, तो वो नहीं नाच पाती थी मोर नीलकंठ के जैसी, लेकिन उसकी गति में भी एक छंद रहता था, माने वो भी उसका साथ पूरा देती थी। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर, मतलब वो क्या करती थी, छंद सा था, माने कभी मोर के दाहिने पंख को छू के बाईं ओर जा रही है, बाएं पंख को छू के दाईं ओर जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था कि उनके नाचने में बहुत अच्छा लगता था उनको देखकर। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता बना तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। अब लेखिका कह रही है कि मुझे उसका नृत्य जो है बहुत अच्छा लगा था, तो लेकिन मैं ये नहीं समझ पाई कि उसे कैसे पता लगा कि मेरा नाचना जो है इन्हें पसंद है, महादेवी वर्मा जी को, लेखिका को। तो वो कह रही हैं कि एक दिन मैं जाली घर के पास पहुंची और वहाँ पर उसने मुझे देखा और झूले से उतरकर जल्दी से नीचे आकर और पंखों को मंडलाकार मतलब गोल बनाकर, सतरंगी जो 7 रंगों के उसके पंख थे उनको छाते जैसा बनाकर और नृत्य करने का माने नाचने की उसने भंगिमा माने अपना चित्र जो है मतलब भंगिमा उसने बना ली अपने नाचने की मुद्रा में आ गया। भंगिमा मतलब मुद्रा में, नाचने की मुद्रा में वो खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। अब वो जो ये नृत्य करता था उसका एक क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देशी और विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मय विभूत हो उठता था, ठीक है ना। तो अब नीलकंठ जब भी नाचता था तो लेखिका के साथ तो कोई देशी या विदेशी कोई भी आ जाते थे, तो वो सब क्या करते थे, जब जो भी लोग देखते थे उसके नृत्य को तो वो आश्चर्यचकित रह जाते थे, है ना। और कि वो इतना सम्मान करता है दूसरे लोगों का और उनके आते ही वो नाचना शुरू कर देता है। तो सम्मानपूर्वक वो लोग दोनों नीलकंठ और राधा नाचते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जो और महिलाएं थी, जो विदेशी महिलाएं आती थी लेखिका के पास, वो उसे परफेक्ट जेंटलमैन कहती थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, ठीक है ना। जो अब उसके पास लेखिका के पास जो विदेशी महिलाएं आती थी उन्होंने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। और जो क्या करती थी, वो अपनी हथेली पर भुने हुए चने के दाने रखती थी और नीलकंठ अपनी नुकीली चोंच से, पैनी चोंच से मतलब तीखी चोंच जो थी उससे बहुत धीरे धीरे से लेखिका के हाथ से उठाकर खाता था। तो वो कह रही हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य भी होता था कि किस जो ये नीलकंठ है इसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, इतना मतलब इसकी नुकीली चोंच है, लेकिन मेरे हथेली पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगने देता और बहुत कोमलता से, बहुत आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले मतलब धीरे धीरे वो उन चने के दानों को उठाकर खाता था। तो वो कहती हैं कि जो नीलकंठ था उसे फल ज़्यादा नहीं पसंद थे, फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित मतलब फूलों वाले और पल्लवित मतलब पत्तों वाले वृक्ष भाते थे, ठीक है ना। कि फल जिस पे लगे होते थे, जिस पेड़ पर, वो पेड़ नहीं अच्छे लगते थे उसे, वो पेड़ अच्छे लगते थे जिस पर बहुत सारे फूल हों या बहुत सारे पत्ते हों, तो वो वाले जो पेड़ थे वो उसे बहुत अच्छे लगते थे।
वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, तो आम पर जो वो बोर आता है ना, तो बोर सुनहरी मंजरियों जैसा लगता है। सुनहरी मतलब सोने की जैसी लगती हैं। जब वो सारी आ जाती हैं, बोर आ जाता है आम पर, तो वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। अशोक का वृक्ष लाल पल्लवों से ढक जाता था, पत्तों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता, ठीक है ना, कि वो फिर जाली घर में नहीं रह पाता था, कि जब वो बसंत ऋतु में उसे बाहर पेड़ों पर ही छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उनकी सहज आहट पा लेते थे, कि बादलों के आने से पहले ही कि उन्हें पता लग जाता था कि अब बारिश होगी। और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। तो वो कह रही हैं कि जब वो भांप लेते थे कि अब बारिश होने वाली है, बसंत ऋतु आ गई है, और वो केका मतलब उनकी आवाज़ जो थी उसको बहुत गूंज, मतलब वो दोनों जने एक साथ मोर की आवाज़ निकालते थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। पहले धीरे से निकालते थे, फिर धीरे धीरे तेज करते जाते थे और तेज करते जाते थे, और तेज करते से ऐसा लगता था कि ये बादलों तक पहुंच रही है और बूंदें जो हैं उनकी इस आवाज़ को सुनकर और नीचे उतर कर आ जाएंगी और उनको भिगो देंगी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, ठीक है ना। मेघ की जैसे ही गर्जन होती है, जैसे ही बादल गरजते थे, और उसका डांस जो नृत्य था वो शुरू हो जाता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, जितना तेज बादल गरजता था, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग मतलब गति उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद और मंदतर होता जाता। केका मतलब उसकी आवाज़ जो है कम होती जाती थी और नाचना उसका तेज होता जाता था। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, ठीक है ना। जब वो बारिश बंद हो जाती थी, उसके पंखों में बारिश का पानी भर जाता था, तो वो क्या करता था, पंखों को फैलाकर अपने दाहिने पंख को बाएं पैर पर और बाएं पंख को दाएं पैर पर रखकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते थे, ठीक है ना। दोनों मोर मोरनी एक दूसरे के पंखों से पानी की जो बूंदें रह जाती थी उन्हें पीकर अपने पंखों को सुखाते थे, गीलापन दूर करते थे। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है, कि अब दोनों का प्रेम जो है चरम पर था, राधा और नीलकंठ का। लेकिन उन दोनों की इस प्रेम का जो उत्सव था, रागिनी थी, उसमें बेमेल स्वर कैसे बज उठा, मतलब कि कुछ ऐसी घटना हो गई। तो वो कब हुआ, इसकी भी एक करुण कथा है। तो लेखिका कह रही है उसकी भी एक बहुत दुख देने वाली एक कथा, एक कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा, ठीक है ना। ये वो कह रही है कि एक दिन मुझे किसी कारण से उसी जगह से निकलना पड़ा जहाँ पर वो दुकान थी, ठीक है। और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं, कार को रोक लिया, इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे के कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। तो वो कह रही हैं कि मैं उस तरफ से निकली तो, और बड़े मियाँ ने मुझे रोक भी लिया, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं अब किसी पिंजरे को नहीं देखूंगी, कोई पक्षी लेकर नहीं जाऊंगी मैं इस दुकान से अब, क्योंकि अब बहुत सारे पक्षी जो हैं उनके पास हो गए हैं। तो वो कह रही हैं कि मैं अब नहीं देखूंगी। लेकिन क्या हुआ कि जो बड़े मियाँ थे बहुत उदास थे, विरल दाढ़ी मतलब उनकी छोटी छोटी सी दाढ़ी, और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक, सफ़ेद धागे से जो था, डोरा मतलब धागा, रस्सी, उससे बंधी हुई ऐनक मतलब चश्मा उनका, उसको देख
को ही उसके ध्यान का केंद्र बनाया, मतलब उनको ही देख रही थी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी थी, उसे अनदेखा करना कठिन था। और उनके पैरों के पास ही एक मोरनी भी थी, उसे भी मैं मतलब अनदेखा नहीं कर पाई, मतलब उसकी तरफ भी मुझे देखना ही पड़ा। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके मंजू से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वो खड़ी ही नहीं हो सकती थी, और जो उसके पंजे थे वो उसकी उंगलियां टूट गई थी, क्योंकि किसी चिड़ी मारने या किसी ने दवा बनाने के लिए उसके पंजों को तोड़ा होगा, और उससे पहले ही किसी ने उसे बचा लिया होगा, तो उसकी 2 उंगलियां जो थी वो टूट गई थी और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ठीक है ना। तो बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। भाषण मेल जो मतलब बोलना शुरू कर देते थे देखते ही किसी को। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल कर दिया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ना आती तो मैं इसे उसी चिड़ी मार को वापस कर देता, लेकिन अब इस घायल जो मोरनी है इसे मैं अधमरी माने मरने वाली ही है, क्योंकि उसके पंजे तोड़ दिए गए थे तो वो अधमरी हो गई थी। तो कि इसे मैं आपको भी कैसे दे सकता हूँ। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। कि अब क्या हुआ कि पूरी कथा का सारांश ये हुआ कि निष्कर्ष ये निकला कि उन्होंने 7 रुपये देकर उस मोरनी को भी खरीद लिया और अगली सीट पर रखकर, गाड़ी की अगली सीट पर रखकर उसे घर ले आई। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। अब उस मोरनी को उन्होंने अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में रखा और उसमें उसकी मरहम पट्टी करती थी, क्योंकि उसके पैरों पर चोट लगी हुई थी, इसलिए कह रही है कि मेरा कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। 1 महीने में ही वो मोरनी ठीक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, उंगली उसकी टेढ़ी मेढ़ी ही रही, लेकिन जख्म भर गया, परंतु वह ठूंठ जैसे पैरों पर डगमगाती हुई चलने लगी, क्योंकि उसके पैर जो हैं कि उंगलियां टूट गई थी तो वो पैर जो उसके ठूंठ जैसे हो गए थे, तो इसलिए वो डगमगा कर चलती थी, लंगड़ा कर चलती थी मतलब। ठीक है ना। तो तब क्या कह रही हैं, डगमगाती चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। ठीक है। अब उसे जब वो चलने लगी 1 महीने बाद ठीक हो गई, तब उसे जाली घर में रख दिया जहाँ पर और पक्षी थे, और उसका नाम रखा कुब्जा। ठीक है। क्योंकि वो लंगड़ा कर चलती थी, लंगड़ा कर चलने वाले को कुब्जा, या क्योंकि वो कुबड़ी सी लगती थी पीछे से, जब वो लंगड़ा कर चलती थी तो वो कुबड़ी सी लगती थी, इसलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जैसा उसका नाम रखा मैंने, उसी तरह वो उसका स्वभाव भी, उसका व्यवहार भी वैसा ही था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। तो वो कुब्जा जो थी, कुब्जा मोरनी नीलकंठ और राधा को साथ में नहीं देख सकती थी, और वो उन्हें दोनों को साथ देखती थी तो मारने के लिए दौड़ती थी। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। अब अपनी चोंच से उसने मार मार कर राधा की कलगी को, सिर पर जो होती है कलगी, उसको नोच डाला, पंख नोच डाले, पंख भी नोच डाले उसने राधा के। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। कि नीलकंठ जो है राधा के साथ रहना चाहता था, लेकिन वो नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिसको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। ठीक है ना। वो बहुत मतलब स्वभाव से बेकार थी वो कुब्जा मोरनी, और उससे पता चला कि राधा ने 2 अंडे दिए हैं, तो उसने चोंच मार कर राधा को भी घायल कर दिया और उसके अंडे भी फोड़ दिए और अपने ठूंठ जैसे पैरों से उन अंडों को छितरा दिया, मतलब दूर दूर बिखेर दिया, तोड़कर, और उन्हें दूर दूर फेंक दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब इस जो मतलब लड़ाई झगड़े में जो नीलकंठ खुश रहता था, सबकी मदद करता था, नाचता था, तो राधा से दूरी जो थी उसकी अप्रसन्नता का कारण बन गई और राधा से दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो
अब प्रसन्न नहीं रहता था, दुखी दुखी रहने लगा। कई बार वो जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। कई बार जो है वो इसी लड़ाई झगड़े के कारण वो घर से भाग जाता था। और एक बार क्या हुआ कि वो आम की शाखाएं मतलब आम की जो टहनियाँ थी उसमें छुप कर बैठ गया, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। कि लेखिका कह रही है वहाँ से मैंने बहुत प्यार करके उसे पुचकार कर नीचे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा, और खिड़की पर जो वो शेड होता है उस पर छुपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। कि यूँ कह रही है कि मुझे इतना अनुभव नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन मैं यही सोचती रही कि सब लोग जो है सभी पक्षी एक साथ मिलकर रहने लगेंगे, लेकिन मैं गलत सोचती थी। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुचकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ। ठीक है, वो पुचकार रही हैं उसे, लेकिन वो उठा नहीं। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। ठीक है ना, नीलकंठ जो है राधा से उसकी दूरी कुब्जा के आने से हो गई थी, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गया। 3-4 महीने बाद, 3-4 मास मतलब 3-4 महीने के बाद ही, कुब्जा के आने के बाद 3-4 महीने बाद ही नीलकंठ मर गया। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे पंखों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले आई। ठीक है ना, वो मर चुका था और उसके मतलब कहीं कोई जख्म नहीं था, कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर वो कह रही कि मैं अपने शॉल में, अपने गरम जो शॉल होता है उसमें लपेटकर उसे संगम मतलब घाट के पास, नदी के पास ले आई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। तो वो कह रही हैं कि जब मैंने उस नदी संगम में, नदी पानी में उसको बहा दिया, डाल दिया, तो उसके पंख जो हैं बहुत दूर दूर तक ऐसे पानी में फैल गए, और पानी में फैलकर बिंबित हो मतलब प्रतिबिंबित उसकी जो छाया थी वो इस तरह से दिखाई देने लगी कि वो जो घाट है पूरा मोर की तरह ही बदल गया, वो मोर जैसा ही लग रहा था। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। नीलकंठ नहीं रहा था तो राधा बिल्कुल उसके अंदर कोई, ना तो वो कुछ खाती थी ना उठती थी, बस वहीं बैठी रहती थी, कोई कार्य नहीं करती थी, निश्चेष सी पड़ी रहती थी कोने में। वह कई बार भागकर लौट आया था। नीलकंठ जो है कई बार भाग गया था, लेकिन फिर भी वो वापस आ जाता था। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। जो राधा थी वो दरवाजे पर ही देखती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। अब कुब्जा जो थी वो कोलाहल मतलब शोर मचाती हुई उसने नीलकंठ को ढूंढना शुरू किया। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खोलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी, है ना, क्योंकि वो आम के पेड़ों पर, अशोक के पेड़ों पर, इन पर छुप जाता था, पत्तों में बैठा रहता था, तो कुब्जा उन्हें वहाँ ढूंढने लगती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। अब उसका स्वभाव तो गुस्सैल था ही कुब्जा का, तो एक दिन वो आम के पेड़ से नीचे उतर रही थी, तो कजली मतलब अल्सेशियन कुत्ती, जो लेखिका ने कुत्ता भी पाला हुआ था, तो बिच है ना, तो उसका नाम था कजली, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। अब उसका गुस्सैल स्वभाव था तो वो सबको चोंच से मारती थी, तो उसने उस अल्सेशियन जो डॉगी थी उसको भी उसने अपनी चोंच से मारा, प्रहार किया मतलब आक्रमण किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। अब क्या हुआ कि कजली ने भी उसके ऊपर वार किया और कजली के जो 2 दांत थे उसकी गर्दन में लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन
बचाया ना जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में थी, प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब उसका मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ठीक है ना। अब वो जो थी कुब्जा वो भी मर गई थी, क्योंकि लेखिका की जो बिच थी, डॉगी थी कजली, उसने उसको मार दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि वो राधा जो है हमेशा जब बारिश का मौसम आता था, मेघ गिराते थे, तब वो उन झूलों पर जहाँ पर नीलकंठ रहता था वहाँ पर उन अशोक के डालों पर जाकर अपनी केका मतलब अपनी आवाज़ से बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाती थी, जैसे कि वो नीलकंठ को बुला रही हो। तो ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित पाठ है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।